जय श्री गणेश प्यारे विद्यार्थियों, मेहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके इतिहास के एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत और यूजीसी नेट के अंतर्गत जो हमारी इकाई 10 है, यूनिट 10, उसके अंतर्गत हम आज देखेंगे जिसमें है हमारा हिस्ट्रियोग्राफी यानी इतिहास लेखन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है यूजीसी नेट के लिए और इसके व्यवस्थित नोट्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से हम एक एक पॉइंट, 2 पॉइंट कवर करेंगे। और इससे पहले कि हम क्लास प्रारंभ करें, मैं आपको बता देना चाहूंगी कि मेहरा क्लासेस मात्र 2,999 में आपको यूजीसी नेट इतिहास विषय जो सेकंड प्रश्न पत्र होता है उसकी तैयारी करवा रहा है। तो जल्दी से अपने आप को इनरोल कीजिए, मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और रजिस्टर्ड हो जाइए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैं उन्हें विशेष तौर पर जिन्होंने एमए हिस्ट्री से एडमिशन जिन्होंने लिया है इस साल या सेकेंड ईयर चल रहा है, उन्हें मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि जितना इजी अगर आप यूजीसी नेट को ले रहे हो उतना इजी है नहीं। और अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा कि आप साल भर में आपका जो तैयारी होगी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसे ही फिर आप नेट की एग्जाम दोगे तो थोड़ा आपको जो लेवल है वो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में तो नहीं होगा, और अगर तैयारी अच्छी होगी तो हो भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सेकेंड टाइम में डेफिनेटली आपका नेट क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हो सकता है कि आपका जेआरएफ भी निकल जाए। तो जल्दी से जल्दी आप अपने आप को इनरोल कीजिए, वेट करने की जरूरत नहीं। जो फ्रेशर्स हैं उनको जल्द कहूंगी मैं, बहुत अच्छे से टॉपिक हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। एक साल का आपका जो ये वैलिडिटी रहेगी, तो 1 साल तक आप उस क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस को आप देख सकते हो और बकायदा आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हो। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होगी। ये कुछ मेरा बायोडाटा है, इतनी सारी हमने चीजें कर रखी है। तो आप कैसे अपने आप को इनरोल करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारा मेहरा क्लासेस चैनल विजिट करना पड़ेगा। और कोई भी समस्या है आपको तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। तो जल्दी करिए, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य, जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण, जो इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं और जिन्हें इतिहास लेखन से डर लगता है, आज उसके लिए हलवा बनाया है, इतिहास लेखन का हलवा, जिसे मैं अब आपको खिलाने वाली हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस पूरी क्लास को देखना पड़ेगा, बहुत इजी तरीके से समझेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कि जो आपकी इकाई 10 है इतिहास लेखन की, उसमें आपका एक टॉपिक है अर्नोल्ड जोसेफ टायनबी, चुनौतियां एवं प्रतिक्रिया। ये इनका एक सिद्धांत है, उसे पढ़ना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो टॉपिक दिया गया है वही पूछा जाता है? नहीं, हमें अर्नोल्ड जोसेफ टायनबी को पूरा समझना पड़ेगा। कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कैसे इनकी मृत्यु हुई, कौन कौन सी रचनाएं थी, किस रचना में इन्होंने क्या कहा, इनका इतिहास दर्शन क्या था, इनके सिद्धांत क्या रहे, इनका नजरिया क्या था, और सबसे महत्वपूर्ण, इनके द्वारा कौन कौन से कथन कहे गए, जो हिस्ट्रियोग्राफी में अक्सर पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं कथन से। तो हम सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्नोल्ड जोसेफ टायनबी का जन्म कब होता है। तो इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1889 में। कहां पर? लंदन, इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु होती है 22 अक्टूबर 1975 में, यार्क, उत्तरी यार्कशायर में। अब ये ध्यान रखिएगा, ये अक्टूबर लिखा हुआ है ना, बहुत सारे लोग अक्टूबर पढ़ते हैं, बहुत गंदा तरीके से उसे पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अक्टूबर कोई शब्द होता ही नहीं है, अक्टूबर होता है, ठीक है। थोड़ी कॉमन से एरर होती है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं इनका थोड़ा बहुत जीवन परिचय देख के हम इसे, इनकी रचनाओं पर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टायनबी है, इनके द्वारा सबसे पहले एक बेलीमाल जो कॉलेज है ऑक्सफोर्ड, जिसे ऑक्सफोर्ड में इन्होंने क्या करा था, शिक्षा प्राप्त करी थी। 1912 में बेलीऑल कॉलेज में इन्होंने प्राचीन इतिहास के शिक्षक, ध्यान रखिएगा जन्म होता है 1889 में, और 1912 में ये क्या करते हैं, बेलीऑल कॉलेज में प्राचीन भारत के शिक्षक और फेलो बन जाते हैं, ठीक है।
1915 में उन्होंने ब्रिटिश विदेशी कार्यालय में खुफिया विभाग के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये थोड़ी क्रोनोलॉजी याद रखिए, क्योंकि जो यूजीसी नेट है ना, वो ऐसे प्रश्न बनाता है कि अर्नोल्ड जोसेफ टोयनबी का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1890 में। क्या ये सही है या गलत, उसमें सत्य कथन चुनना होता है, तो पहला सही है, जी हाँ तभी हुआ था। फिर वो पूछेगा कि 1912 में वह बेलियोल कॉलेज में प्राचीन इतिहास के शिक्षक के रूप में भी कार्य करा था इन्होंने। फिर वो पूछेगा कि 1915 में उन्होंने ब्रिटिश विदेश कार्यालय के खुफिया विभाग के लिए काम करना शुरू करा। फिर वो क्या पूछेंगे कि 1925 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के शोध प्रोफेसर और लंदन में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में अध्ययन के निदेशक बने। तो इस तरह से पूरी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, उसमें से सत्य कथन पूछा जाता है, कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि व्यवस्थित तरीके से जमाइए। तो इसलिए हमें इन इतिहासकारों का जीवन परिचय थोड़ा बहुत देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 1912 में क्या करते, बेलियोल में प्राचीन भारत के शिक्षक बन जाते हैं, ठीक है। 1915 में क्या करते हैं कि ब्रिटिश विदेश कार्यालय में खुफिया विभाग ज्वाइन कर लेते हैं। सिर्फ खुफिया लिखूंगी मैं, आप समझ जाइएगा। खुफिया विभाग क्या कर देते हैं, ये ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने के बाद लंदन विश्वविद्यालय में बिजान्टिन और आधुनिक ग्रीक अध्ययन का क्या बनते हैं, प्रोफेसर नियुक्त करते हैं। यानी 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में ये हिस्सा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1921 से 1922 तक ये ग्रीक तुर्की युद्ध के दौरान मैनचेस्टर गार्जियन के क्या रहते हैं, संवाददाता के रूप में भी कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, कब से कब तक, 21 से 22 तक, 1921 से 1922 तक मैनचेस्टर गार्जियन के संवाददाता रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1925 में ये क्या करते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, महत्वपूर्ण है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतरराष्ट्रीय इतिहास के शोध प्रोफेसर के रूप में ये ज्वाइन होते हैं। और साथ ही में लंदन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के क्या होते हैं, अध्ययन निदेशक भी होते हैं। ये ओरली बता रही हूँ, याद रखिएगा। इस तरह से थोड़ा बहुत इनका हमने बायोडाटा हमने देखा। अब देखेंगे कि अर्नोल्ड जोसेफ टोयनबी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, अक्सर पूछी जाती है। निम्नांकित में से किसकी कृति है, जोड़ी बनाओ में पूछी जाती, जो बहुत ही फेमस कृति है इनकी, जो मेरे ख्याल से अगर जिसने 2 या 3 बार दे चुका है जो यूजीसी नेट की एग्जाम, वो इसे समझ जाएगा कि ये पूछा ही जाता है। और वह है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री बहुत ही फेमस इनकी ये रचना है। इसके कुल 10 संस्करण हैं, जो कि 1934 से 1961 में प्रकाश में आई थी। ध्यान रखिएगा, 1900 यानी 1934 से 1961 के बीच में क्या आई थी, ये प्रकाशन में आई थी। अगली जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, ये कृतियां अक्सर, रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, इसीलिए थोड़ा जोर देना जरूरी है। सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल। तीसरी कृति है इनकी द वर्ड एंड द वेस्ट, द वर्ड एंड द वेस्ट। चौथी कृति है इनकी द हिस्टोरियंस व्यू ऑफ रिलीजियन, सॉरी हिस्टोरियंस व्यू ऑफ ओरिजियन। अगली कृति है इनकी ग्रीक हिस्टोरिकल
थॉट। अगली कृति इनकी अ जर्नी टू चाइना, अ जर्नी टू चाइना। वॉर एंड सिविलाइजेशन, वॉर एंड सिविलाइजेशन। ओके। अगली है इनकी अ हिस्टोरियंस अप्रोच टू रिलीजन, अ historian's approach to religion, democracy in an automatic age, democracy in an atomic age, survey of international affairs, survey of international affairs। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। किन की हैं? ये कृतियां हैं अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी जी की। ओके। अब देखेंगे कि इनका दर्शन क्या था। सबसे पहले समझेंगे कि दर्शन क्या होता है, दर्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इनका दर्शन क्या था। सबसे पहले समझेंगे इतिहास संबंधित अवधारणा या इतिहास दर्शन संबंधित अवधारणा, दोनों हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बात सेम है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि दर्शन क्या है। तो दर्शन का अगर सीधा मतलब समझे तो दर्शन से संबंध होगा ज्ञान से। क्या मतलब हुआ ज्ञान से? अर्थात ज्ञान की खोज। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ज्ञान की खोज। किसका मतलब हो गया? दर्शन से। तो किस तरह के ज्ञान की खोज कर रहे, इनका दर्शन क्या है ना? किस तरह के ज्ञान की खोज करी इन्होंने, इनका पर्टिकुलर कोई वे, जिसे नजरिया कहा जा सके, जिसे ये कहें कि भाई इन्होंने किस क्षेत्र में ज्यादा कार्य किया है इतिहास विषय में, वो समझने की अब हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका दर्शन क्या कहता है। तो टॉयनबी जी का जो दर्शन है, इनकी जो पुस्तक है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, अपनी पुस्तक में ही बात करेंगे वो, है ना, जो भी दर्शन होगा, जो भी इन्होंने देखा होगा, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये रचना है टॉयनबी जी की। इसमें इन्होंने क्या करा है, अब ध्यान रखिए, यहां थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये रचना है टॉयनबी की, लेकिन इसमें इन्होंने स्पेंगलर के, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करा इन्होंने, स्पेंगलर के जो ग्रंथ है, क्या नाम है उसका, दी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इसमें प्रतिपादित कि ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में स्पेंगलर की जो पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इसमें जो चक्रीय सिद्धांत मिलता है, ये हमारा सिलेबस का एक टॉपिक भी है, ध्यान रखिएगा, चक्रीय सिद्धांत जो मिलता है उसका अनुकरण किया गया है। तो अब इसमें हमें चक्रीय सिद्धांत समझना पड़ेगा भाई। फिर देखेंगे कि इनका दर्शन क्या रहा है, पहले स्पेंगलर के दर्शन को समझना पड़ेगा, फिर हम आएंगे टॉयनबी पर। ठीक है। चूंकि हमारा टॉपिक है इसमें स्पेंगलर के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित। ठीक है।
और टॉयनबी ने भी क्या करा है, उनकी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में स्पेंगलर के द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के में जो समाहित है चक्रीय सिद्धांत, उसी का क्या करा है, अनुकरण करा है। ठीक है, तो अब इनका चक्रीय सिद्धांत क्या कहता है। चक्रीय सिद्धांत क्या होता है, चक्रीय मतलब ये चक्र से एक राउंडेड गोला रहा होगा, लेकिन अब इस चक्र में स्पेंगलर ने क्या लिया है जिसका अनुकरण स्टडी ऑफ हिस्ट्री में टॉयनबी ने किया है। ठीक है, तो अब इसे समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इसे थोड़ा समझेंगे, बहुत इजी है, बस समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये जो इनकी पुस्तक है स्पेंगलर की द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इनमें एक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है जिसका नाम है चक्रीय सिद्धांत। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें कहते हैं कि प्रत्येक मानव सभ्यता की एक सीमित जीवन अवधि होती है। ठीक है, प्रत्येक मानव सभ्यता की एक सीमित जीवन अवधि होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं स्पेंगलर जी, क्या कह रहे हैं कि हर मानव सभ्यता की एक सीमित जीवन अवधि होती है। इतिहास के विद्यार्थी है, इतिहास का ही मैं एक उदाहरण लूंगी। देखते हैं हम एक सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, उसके बाद में कौन सी आती है, वैदिक सभ्यता, फिर क्या आता है, महाजनपद, फिर क्या आता है, राजवंश। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, एक सभ्यता जैसे ही जाती है उसके बाद में दूसरी सभ्यता आ जाती है, दूसरी सभ्यता जाती है, फिर तीसरी सभ्यता आ जाती है, ऐसे ही एक चक्र चलता रहता है। तो यही तो कह रहे हैं कि प्रत्येक मानव सभ्यता की एक सीमित जीवन अवधि होती है। आपको क्या लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता अभी तक चल सकती थी क्या? संभव ही नहीं है, उसकी एक अवधि है और वो वहां पे जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे 4 युग होते हैं, प्रत्येक युग का विभाजन किया गया है। त्रेता युग को खत्म होना जरूरी था, द्वापर युग को खत्म होना जरूरी था, सतयुग को खत्म होना जरूरी था, त्रेता युग को खत्म होना जरूरी था, द्वापर युग को खत्म होना जरूरी था, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक चक्र है ना, कि यहाँ पर कौन सा युग आ रहा है, सतयुग है, फिर कौन सा युग आया, फिर आया त्रेता युग, फिर कौन सा युग आया, फिर आया द्वापर युग, फिर कौन सा युग आया, तो ये अब चल रहा है कलयुग। ठीक है, बस ऐसे ही चक्र चलेगा। यानी प्रत्येक मानव सभ्यता की क्या होती है, एक सीमित जीवन अवधि होती है। अतः प्रत्येक सभ्यता का क्या है, पतन निश्चित है। इसलिए जो स्पेंगलर है वे किस पर जोर देते हैं, ध्यान रखिएगा, सीधा प्रश्न आता है ना, कि स्पेंगलर अपने दर्शन में किसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, तो वो किन्हें देते हैं, वो देते हैं संस्कृति को। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि विश्व इतिहास को महान संस्कृतियों का क्या कहा जा सकता है, नाटक। ठीक है, विश्व इतिहास को महान संस्कृतियों का नाटक कहा जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं, स्पेंगलर कह रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे मूल टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है टॉयनबी। टॉयनबी इतिहास दर्शन में क्या कहते हैं, इनका जो महत्वपूर्ण चीज है टॉयनबी की, वह सभ्यता, और स्पेंगलर की जो महत्वपूर्ण दर्शन है वो है संस्कृति। ठीक है, टॉयनबी बस अनुकरण में सिर्फ इतना सा अंतर रहता है कि जहां इन्होंने महत्व संस्कृति को दिया है, और वहीं पे टॉयनबी ने महत्व किसे दिया है, सभ्यताओं को। और किन्होंने टॉयनबी ने कुल 26 सभ्यताओं का क्या करा है, तुलनात्मक अध्ययन। पूछा हुआ प्रश्न है ना। सीधा प्रश्न क्या आएगा कि अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी के द्वारा निम्नांकित में से कितनी सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो आंकड़ा याद रखेंगे हम, कितनी, 26।
ठीक है, या फिर सत्य असत्य कथन में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि टॉयनबी क्या मानते हैं? वे मानते हैं कि ऐतिहासिक अध्ययन की सुबोध गम्य इकाई राष्ट्र अथवा काल नहीं। क्या है? टॉयनबी कहते हैं कि भाई इतिहास अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई या राष्ट्र नहीं है या काल नहीं है, तो फिर क्या है? वो कहते हैं कि अगर आपको इतिहास का अध्ययन करना है तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा समाज का या फिर सभ्यताओं का। ठीक है, या तो आप समाज का अध्ययन करेंगे या सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। ये कौन कह रहा है? टॉयनबी कह रहा है। इसीलिए इन्होंने इतिहास रूपी पहेली के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तलवार के रूप में यूज किया है वो क्या है? जिस सिद्धांत के बारे में हमारा सिलेबस कहता है वह है चुनौती और प्रतिक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉयनबी के द्वारा इतिहास के पहेली को सुलझाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा चुनौती और प्रतिक्रिया की परिकल्पना, ये उनकी कुंजी थी। यही इसी कुंजी का इन्होंने उपयोग करा। कैसे उपयोग करा? थोड़ा से इसे समझते हैं। ठीक है, इन्होंने चुनौती और प्रतिक्रिया की परिकल्पना द्वारा विभिन्न सभ्यताओं के जन्म, विकास, विघटन और पतन के चक्र को समझने का प्रयास करा। क्या कह रहे हैं हम? तीन चीजें आती हैं कि इन्होंने चुनौती और प्रतिक्रिया द्वारा विभिन्न सभ्यताओं की किसे समझने का प्रयास कर रहे हैं? सभ्यताओं के जन्म, विकास, विघटन और पतन। ठीक है, सभ्यताओं का जन्म कैसे हुआ? किसके द्वारा? चुनौती और प्रतिक्रिया की परिकल्पना के द्वारा सभ्यताओं का जन्म कैसे हुआ? फिर अगर कोई सभ्यता जन्मी तो उसका विकास कैसे हुआ? पतन अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे विघटन प्रारंभ होता है। और फिर पतन कैसे हुआ, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और ये किस रूप में होता है? ये एक चक्र के रूप में होता है। जन्म देखेंगे, जन्म के बाद में क्या आएगा? विकास आएगा। विकास के बाद में क्या आएगा? विघटन आएगा। विघटन के बाद में क्या आएगा? पतन आएगा। और फिर नई सभ्यता का जन्म हो जाएगा। इस तरह से एक चक्र चला करेगा। टॉयनबी भी यही मानते हैं। क्या कहते हैं? कि किसी सभ्यता का विकास तब होता है। क्या कहते हैं टॉयनबी? कि किसी सभ्यता का विकास तब होता है जब उसके समक्ष आई हुई चुनौती, समझेंगे इसको, है ना, जब उसके समक्ष आई चुनौती का उसके द्वारा दिया गया जवाब न केवल सफल हो अपितु आगे अधिक कठिन चुनौती का मुकाबला करने के लिए तत्पर हो। आगे क्या हो? और अधिक कठिन चुनौती। अब ध्यान रखिएगा, पहली चीज वो क्या कह रहे हैं कि किसी सभ्यता का विकास तब होता है जब उसके समक्ष आई चुनौती का उसके द्वारा दिया गया जवाब न केवल सफल हो। तभी सभ्यता का विकास सही माना जाएगा जो उसके सामने विकास के तौर पर जो चुनौतियां आती हैं उसका वह जवाब बहुत ही सफल तरीके से दे सके। तभी उस सभ्यता का विकास सफल माना जाएगा। और साथ ही में उस विकास के लिए बहुत ही कठिन चुनौती का सामना करने के लिए वह क्या हो? तत्पर हो।
कोई भी सभ्यता ऐसे ही जन्म नहीं लेती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। उसका विकास यूं ही नहीं होता, उसके लिए भी कोई कारण रहा होगा। इस सब के पीछे जो कारण है उसे समझने का प्रयास कौन कर रहे हैं? टॉयनबी कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर उन्होंने स्पेंगलर के चक्रीय सिद्धांत का अनुकरण करा है और उसी के अनुरूप उनका जो सिद्धांत है मुख्य रूप से चुनौती और प्रतिक्रिया, ये रहा, ठीक है। ये पहला उनका पॉइंट है दर्शन से संबंधित। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको मेहनत क्लासेस एप्लीकेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और तभी जाकर हम आगे की क्लास प्रारंभ कर सकेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। आपकी हिस्टोरियोग्राफी कंप्लीट कराना जिम्मेदारी मेरी, और अगर आपने वैसे ही मेहनत करी जैसे हम चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका यूजीसी नेट क्लियर होगा, ठीक है। और अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है, जेआरएफ लेना है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। मात्र 2999 का ये हमारा कोर्स है जो बहुत अच्छे से हम जिसमें पढ़ाई करेंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, जल्दी मिलते हैं। जय श्री गणेश।